गुड इवनिंग टू ऑल। आप सभी लोगों का हमारे चैनल में स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें। जैसा कि आपको याद है कि हम 120 तक पढ़ चुके थे, आज 121 से स्टार्ट करेंगे। ए नर्स इज रिव्यूइंग द इम्यूनाइजेशन शेड्यूल। एक नर्स है जो कि रिव्यू कर रही है, देख रही है कि क्या इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के अंदर क्या क्या चीज़ें हमें देनी है। शेड्यूल फॉर एन 11 मंथ ओल्ड इन्फेंट, एक ऐसा बच्चा है जिसका उम्र जो है 11 महीने की है। वॉट इम्यूनाइजेशन डज द नर्स एक्सपेक्ट द इन्फेंट टू हैव प्रीवियसली रिसीव्ड, कि उसने 11 महीने के बच्चे ने कौन कौन सी वैक्सीन है जो अभी तक ले लिए होंगे। तो ये हमें थोड़ा सा पता होना चाहिए कि जब एट बर्थ हम वैक्सीन देते हैं तो एट बर्थ हम कौन कौन सी वैक्सीन देते हैं, आपको पता होना चाहिए। एक हम बीसीजी देते हैं, और जब कल हम क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे थे तो हमने बात की थी कि बीसीजी जो है, बीसीजी वैक्सीन के बारे में बात करती है। बीसीजी ऐसे बोलोगे तो आपको लगेगा 20 साल, ये हमें 20 साल के लिए प्रोटेक्शन देती है। उसके बाद हमने बीसीजी के बाद में ओपीपी वैक्सीन दी जाती है। आजकल आईपीवी वैक्सीन भी हम इस्तेमाल करते हैं, वो 6 वीक से ही स्टार्ट की जाती है, ठीक है। तो हम ये वैक्सीन यूज़ कर सकते हैं। और एक वैक्सीन हम यूज़ करते हैं, वो है आपकी हेपेटाइटिस बी वैक्सीन। तो एट बर्थ जो वैक्सीन यूज़ की जाती है वो 3 वैक्सीन यूज़ की जाती हैं, और बीसीजी है, हेपेटाइटिस बी है, और ओपीवी वैक्सीन यूज़ की जाती है। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि बीसीजी के अंदर एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि क्योंकि बीसीजी जो वैक्सीन है वो 2 फॉर्म में आती है, एक तो लिक्विड फॉर्म में आती है और दूसरी जो है लायोफिलाइज्ड होती है, ड्राइड फ्रीज वैक्सीन होती है, मतलब पाउडर फॉर्म में आती है। और इसके अंदर जो है हमें डाइल्यूएंट मिक्स करना होता है और इसके बाद में ये वैक्सीन जो है देने लायक बन जाती है। तो यहाँ पर आपको स्पेशली ध्यान ये देना है कि कौन सा डाइल्यूएंट है जो हम यहाँ पर मिक्स करते हैं। तो ये बड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन रहता है, क्योंकि हम मीजल्स के अंदर जब यूज करते हैं तो वहां भी ये पूछा जाता है डाइल्यूएंट का नाम, और यहाँ भी डाइल्यूएंट का नाम पूछा जाता है, जो कि बच्चों को कंफ्यूज करता है बार बार। आपको याद रखने का सबसे बढ़िया तरीका बताता हूँ, वीएससी नर्सिंग लिखते थे आप, तो बीएससी नर्सिंग ऐसे लिखते हैं। तो बीएससी के साथ में एनएस, मतलब कि बीसीजी के साथ में ऐसे याद रख लो, बीसीजी के साथ में एनएस यूज करते हैं, क्योंकि कंफ्यूजन ही होता है। आपको ऑप्शन में देगा बीसीजी के अंदर डाइल्यूएंट के रूप में क्या यूज करेंगे, आप स्टाइल वाटर यूज करेंगे, डिस्टिल वाटर यूज करेंगे या एनएस यूज करेंगे। तो बार बार में कंफ्यूजन ना हो इसके लिए एक ही चीज याद रखें, बीएससी नर्सिंग। तो बीसीजी वैक्सीन के साथ में एनएस का इस्तेमाल करेंगे। बाकी जो बची मीजल्स है उसके साथ में हम डिस्टिल वाटर भी यूज कर सकते हैं और स्टाइल वाटर भी यूज कर सकते हैं। तो ये बात हुई। उसके बाद में 6 वीक, 10 वीक और 14 वीक पे हम जो वैक्सीन यूज करते हैं वो कौन कौन सी वैक्सीन है जो कि 6 वीक और 10 वीक और 14 वीक पे यूज की जाती है। तो यहां पर ये वैक्सीन तो चल ही रही थी, उसके साथ में हम ऐड कर देते हैं साहब ओपीवी चलेगी ओपीवी का फर्स्ट डोज। अब एक क्वेश्चन और आता है कि ओपीवी का 0 डोज कब जाता है। तो हमें पता होना चाहिए कि ओपीवी का जो 0 डोज होता है एट बर्थ लगता है, और ओपीवी का फर्स्ट डोज जो होता है वो 6 वीक पे लगता है। तो 6 वीक पे ओपीवी चली जाएगी, आपका हेपेटाइटिस बी है तो वो भी चला जाएगा। अब यहां पर डीपीटी जाता है, एक एक्स्ट्रा डीपीटी, और एक जाती है हिप वैक्सीन। हिप क्या है, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी वैक्सीन। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी, एक हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा एक बैक्टीरिया होता है जो कि बच्चों के अंदर बहुत खूब करता है, निमोनिया करने का काम करता है, और एक एपिग्लोटाइटिस जो प्रॉब्लम है वो भी क्रिएट करता है। और हमें पता है अंडर 5 ईयर जो चाइल्ड होते हैं उनके अंदर मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ मॉर्टिलिटी जो होता है वो क्या होता है, निमोनिया होता है। तो हिप वैक्सीन देना इसलिए इंपॉर्टेंट होता है। तो एक डीपीटी और एक हिप दे देते हैं। और दूसरा आता है एक वैक्सीन, रोटा वायरस वैक्सीन। तो रोटा वायरस वैक्सीन क्या है, हमें पता है कि इन्फेंटाइल डायरिया का मोस्ट कॉमन जो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म होता है वो रोटा वायरस होता है, इसलिए रोटा वायरस वैक्सीन दी जाती है। और रोटा वायरस वैक्सीन हमेशा ऑरली दी जाती है, ये भी थोड़ा सा आपको याद रह जाए। तो ये 6 वीक पे ये जाएंगी, 10 वीक पे ये जाएंगी और 14 वीक पे भी जाएंगी, मतलब 1.5 मंथ, 2.5 मंथ और 3.5 महीने पर। उसके बाद में सीधा 9 महीने पर हम वैक्सीन देते हैं, और 9 महीने पर जो वैक्सीन दी जाती है वो कौन सी वैक्सीन दी जाती है, मीजल्स दी जाती है। और मीजल्स के साथ में हमें ध्यान रखना चाहिए कि मीजल की पहली वैक्सीन कब जा रही है, 9 महीने पर जा रही है। और उसी के साथ में हम विटामिन ए देना स्टार्ट करते हैं, और विटामिन ए के जो है पहला डोज जो है 9 मंथ पे देते हैं, दूसरा डोज 18 मंथ पे देते हैं, फिर 24 मतलब 6 महीने के अंतराल में हम 5 साल तक इस बच्चे को देते हैं। तो मतलब टोटल जो डोज जाती है यहाँ पर 7 डोज जाती हैं, टोटल 7 डोज यहाँ पर जो है उस बच्चे को मिल जाती है, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना चाहिए। सॉरी, 9 डोज पूरे टोटल यहाँ पर 9 डोज आते हैं। तो कैसे याद रखेंगे, 9 महीने पे देते हैं और 9 डोज टोटल जाते हैं। और पहला जो डोज होता है वो 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट का होता है, और बाकी जितने भी डोज दिए जाते हैं वो 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट उसमें हमें एडमिनिस्टर करनी होती है बच्चे के अंदर, ठीक है। तो इस तरीके से अब याद करें, देखो कौन कौन से गए। पर्टिसिस जाती है, डीपीटी में बिल्कुल जाती है सर। टिटनेस तो अभी बात नहीं की है सर। पोलियो जाती है, बिल्कुल जाती है। मीजल्स जा रही है, बिल्कुल जा रही है। डिप्थीरिया जारी है, पर्टुसिस जारी है, टिटनेस जारी है। डीपीटी में टिटनेस आ गया नहीं, ये भी, हाँ मतलब सॉरी मैंने टिटनेस को कट कर दिया था। डीपीटी गया ना, तो डीपीटी में ये जाता है, ये बिल्कुल जाता है सर। और पोलियो भी जाता है, बिल्कुल ये भी जा रहा है। डिप्थीरिया, पर्टुसिस, टिटनेस और पोलियो बिल्कुल जा रहा है। रुबेला, एमएमआर,
ठीक है, पोलियो, ट्यूबरक्लोसिस, पर्टोसिस, बट रुबेला का नहीं दे रहे हैं, एमएमआर थोड़ी दिया है यहाँ पर, मीजल्स, मम्स, रुबेला एंड ट्यूबरक्लोसिस। तो हमारा सबसे बढ़िया आंसर जो हो सकता है, आंसर नंबर सेकंड इज अ बेटर आंसर हो सकता है। आंसर नंबर सेकंड को हम यहाँ बढ़िया आंसर मानेंगे क्योंकि ये हम वैक्सीन दे सकते हैं, ठीक है ना। तो ये वैक्सीन यहाँ पर हम बच्चे को दे के चलते हैं साहब, तो ये आपको याद होना चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं हम। अच्छा, दूसरी चीज़, अगर इसका आंसर जो है कुछ इधर उधर मिले तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो है हमारे मौसमी के जो क्वेश्चंस हैं ये हमारे जो है इंटरनेशनल लेवल से बने हुए हैं, हमारे यहाँ के आइडियली नहीं है, तो इसलिए आपको ज़्यादा टेंशन लेना नहीं चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन जो आता है कि ड्यूरिंग द वैक्सीनेशन, मैंने जो बताया है वो आपको याद रखना है कि बीसीजी के अंदर डायलेंट याद होना चाहिए कि एनएस यूज़ करते हैं, बीएससी नर्सिंग से याद रख लेंगे। दूसरा हमें याद रखना है कि बीसी जो है 20 साल तक प्रोटेक्शन करता है, टीटी हमें जो है 10 ईयर तक प्रोटेक्शन करता है। मिजल्स के अंदर जो हम डायलेंट के रूप में यूज़ करते हैं वो डिस्टिल वाटर या स्टेरल वाटर यूज़ करते हैं, वो आप याद रख लेंगे। अगला क्वेश्चन आता है 122, ड्यूरिंग ए वैक्सीनेशन ड्राइव ए वेल क्लिनिक चाइल्ड क्लिनिक, वैक्सीनेशन हो रहा है साहब, ए नर्स ऑब्जर्व दैट द रिसेंटली हायर्ड नर्स इज नॉट बियरिंग ग्लव्स, कि अभी क्या हुआ यहाँ पर कि जो नई एक नर्स जो है यहाँ पर जॉब पे लगाई गई है वो उसने ग्लव्स नहीं पहने हुए हैं और ड्यूरिंग वैक्सीनेशन चल रहा है। व्हाट शुड द नर्स एडवाइज द न्यूली हायर्ड नर्स टू डू, मतलब हम क्या उसे एडवाइज करें कि ग्लव्स के रिगार्डिंग। स्पीक विद द नर्स मैनेजर रिगार्डिंग द टेक्निक्स, कि जो टेक्निक्स है उसके रिगार्डिंग नर्स मैनेजर को बताएं, ठीक है। या फिर पुट ऑन द ग्लव्स बिकॉज स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस आर रिक्वायर्ड, या उसे बोलें कि भाई ग्लव्स पहनो क्योंकि ये जो रिक्वायर्ड हैं स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस में, बिल्कुल सर। तीसरा है कि कंटिन्यू विद द इम्यूनाइजेशन बिकॉज द ग्लव्स आर नॉट नीडेड, कि कंटिन्यू करते रहें इम्यूनाइजेशन को कि ग्लव्स रिक्वायर्ड नहीं होते हैं। एलिवेट द चाइल्ड अपीयरेंस टू डिटरमाइन वेदर द ग्लव्स आर नीडेड, पहले बच्चे का, जिस बच्चे को वैक्सीन जा रही है उसका स्टेटस चेक करें कि क्या उसमें ज़रूरत है या नहीं है। तो सबसे पहली चीज़, अब हमें कैसे पता लगे, हम एवरी पर्सन जो भी हमारे पास में हॉस्पिटल में आता है उसे पहली चीज़ तो हम इन्फेक्टेड मानते हैं, और हर पर्सन के अंदर कैसा भी अगर कोई इन्वेजिव प्रोसीजर वगैरह करते हैं जहां पर हमें लगे कि पेशेंट के हम जो है सिक्रीशंस वगैरह के कांटेक्ट में आ सकते हैं, ब्लड के कांटेक्ट में आ सकते हैं, या अदर कोई भी बॉडी फ्लूइड जो कि कांटेक्ट में आ सकता है, वहां हमें हमेशा स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस का इस्तेमाल करना होता है, क्योंकि एवरी जो थिंग्स है हॉस्पिटल के अंदर हमेशा जो है कंटामिनेटेड जो है काउंट की जाती है। कभी भी ऐसा नहीं माना जाता कि ये क्लीन है, देखने से आंखों से जो है हमें क्लीन लग रही है इसका मतलब हम क्लीन नहीं समझते हैं उसे आंखों से देखने से, क्योंकि हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं दिखेंगे, इसलिए हमेशा हर पर्सन को इन्फेक्टेड मान के हमें हमेशा स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस का इस्तेमाल करना होता है। और ऑलवेज जब भी हम कोई इन्वेजिव प्रोसीजर कर रहे हैं तो वहां तो हमको ग्लव्स पहनना ही पहनना है। तो आंसर बढ़िया क्या हो जाएगा, आंसर नंबर सेकंड हो जाएगा, पुट ऑन द ग्लव्स बिकॉज स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस आर रिक्वायर्ड, क्योंकि यहाँ पर स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस हैं वो रिक्वायर्ड है, इसलिए ये हमें कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 123, और क्वेश्चन नंबर 123 क्या कहता है देखते हैं कि ए 12 मंथ ओल्ड इन्फेंट, एक 12 महीने का बच्चा है, बिकम द इम्यूनोसप्रेस्ड ड्यूरिंग ए कोर्स ऑफ द कीमोथेरेपी, कि कीमोथेरेपी उस बच्चे को चल रही थी और इस वजह से इम्यूनोसप्रेशन आया था। जब मैं कीमोथेरेपी के रिगार्डिंग और रेडिएशन थेरेपी के रिगार्डिंग जब हम उनको बच्चे के अंदर जब बात कर रहे थे तो मैंने बताया था, क्योंकि कीमोथेरेपी उन सेल्स पर अटैक करती है, उन सेल को डिस्ट्रॉय करती है जो कि रैपिडली ग्रोइंग होती है। कोई भी सेल जो कि रैपिडली ग्रोइंग होती है उसको सबको किल करेगी। तो हमें यह भी पता है कि हमारा बोन मैरो लगातार काम करता है, और बोन मैरो लगातार काम करके क्या बनाता है, आरबीसी बनाता है, डब्ल्यूबीसी बनाता है, प्लेटलेट्स बनाता है। तो ये जो है कीमोथेरेपी जब किसी पर्सन को चलती है तो ये आरबीसी को भी डिस्ट्रॉय कर देती है, डब्ल्यूबीसी को भी डिस्ट्रॉय करती है और प्लेटलेट्स को भी डिस्ट्रॉय करती है। अगर आरबीसी को डिस्ट्रॉय करती है तो एनीमिया कंडीशन जब देखने को मिलेगी, जब भी कोई व्यक्ति या कोई बच्चा जिसके अंदर कीमोथेरेपी चलेगी उसके अंदर एनीमिया जैसे साइन सिम्टम हमें शो हो सकते हैं। हमें वो पर्सन जो है इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज हो सकता है, क्योंकि उसके अंदर डब्ल्यूबीसी का काउंट है वो बहुत ज़्यादा लो लेवल पे आ जाएगा, और जिसे हम नादिर कंडीशन भी बोलते हैं, आपको पता हो तो जब हम उनको पढ़ेंगे तो वहाँ पर दोबारा से डिस्कस करेंगे। नादिर का मतलब होता है जब उसका डब्ल्यूबीसी काउंट है वो बहुत लोएस्ट लेवल पे होता है, उसे हम बोलते हैं नादिर। और लास्ट में प्लेटलेट काउंट भी यहां पर गिरने लगता है, और अगर किसी भी व्यक्ति के अंदर प्लेटलेट्स का काउंट कम होता है तो ये उसको प्रोन कर देता है ब्लीडिंग के लिए। तो यहां पर हमें ब्लीडिंग प्रिकॉशंस लेने की भी रिक्वायर होती है। और इसी तरीके से हमें पता है कि हमारे हेयर सेल्स हैं वो भी ज़्यादा तेज़ी से ग्रो करती हैं, रैपिडली ग्रोइंग होती हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि जब भी किसी पर्सन को कीमोथेरेपी चलती है तो उसके अंदर एक कंडीशन देखने को मिलती है जिसे हम क्या बोलते हैं, एलोपेशिया बोलते हैं। और एलोपेशिया क्यों होता है, क्योंकि वहां पर उसे पता नहीं है, किसको पता नहीं है, कीमोथेरेपी
इम्यूनोथेरेपी को पता नहीं है कि भैया ये नॉर्मल सेल है या अबनॉर्मल है, वो तो ओनली उस सेल पर टारगेट करती है जो सेल रैपिडली ग्रोइंग होती है। तो हमारी हेयर सेल्स होती है वो भी रैपिडली ग्रोइंग होती है, उनको भी वो किल कर देती है, उनको भी डिस्ट्रॉय कर देती है, और उनको डिस्ट्रॉय करने की वजह से हमारे अंदर हमारी जो भी हेयर सेल्स हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, जिसकी वजह से एलोपेसिया देखने को मिलता है। तो ये तो नॉर्मल कीमोथेरेपी की कहानी बताई है। अब ये क्या कह रहा है कि एक 12 मंथ का ओल्ड इन्फेंट जो है वो इम्यूनोसप्रेस्ड है कीमोथेरेपी के दौरान, व्हेन प्रिपेयरिंग द पेरेंट फॉर द इन्फेंट डिस्चार्ज। जब उस बच्चे को हम डिस्चार्ज करने वाले हैं, व्हाट इंफॉर्मेशन शुड द नर्स गिव कंसर्निंग द मीजल्स मम्स रूबेला इम्यूनाइजेशन, कि उसके घर वाले बोल रहे हैं कि भाई मीजल्स मम्स रूबेला का वैक्सीनेशन करवा लें क्या, तो आप क्या बताओगे? हमें पता है, कल भी बताया था मैंने, जब भी हमारे अंदर इम्यूनोसप्रेस कंडीशन डेवलप हो या कोई व्यक्ति जो है कॉर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी पर हो, क्योंकि कॉर्टिकोस्टेरॉइड में जैसे प्रेडनिसोलोन है, मिथाइलप्रेडनिसोलोन, कोई भी जो हमारी कॉर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी होती है वो सारी की सारी हमें क्या करती है, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज कर देती है, हमारे इम्यून सिस्टम को डिप्रेस करती है। और हम जब भी इम्यूनो सप्रेशन होता है कभी भी लाइव वैक्सीन का इस्तेमाल नहीं करते हैं। मैंने कल ये भी बताया था कि भाई जब किसी पर्सन को HIV की कंडीशन है, इम्यूनो सप्रेस्ड है, तो वहां भी हमें कभी भी लाइव वैक्सीन का इस्तेमाल नहीं करना है। और हमें पता है मीजल्स मम्स रूबेला लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन हैं, तो यहां पर यूज नहीं करनी है। इट शुड नॉट बी गिवन अंटिल द इन्फेंट रीच द 2 ईयर ऑफ एज। ऐसा नहीं है भैया, यहां पर इम्यूनो सप्रेस्ड है पर्सन और इम्यूनो सप्रेस्ड कंडीशन में हमें बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करनी है। पहला तो ये ऑप्शन हमारा क्लियर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और आपका ऑप्शन, नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपका, देखते हैं नेक्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा है। नेक्स्ट ऑप्शन कहता है कि आपका इन्फेंट हुआ रिसीविंग कीमोथेरेपी शुड नॉट बी गिवन दीज वैक्सीन, कि ऐसा बच्चा जिसको क्या चल रही है, कीमोथेरेपी चल रही है, वैक्सीन नहीं देंगे। बिल्कुल सही कही है, एकदम परफेक्ट बात कही है, क्योंकि ये इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पर्सन के अंदर अगर हम लाइव वैक्सीन यूज करते हैं तो उस पर्सन के अंदर जो है डिजीज होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, तो इसलिए हम यूज नहीं करते हैं। इट शुड बी गिवन टू द प्रोटेक्ट द इन्फेंट फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्टिंग एनी ऑफ दीज डिजीज। हाँ, ये दी तो जाती है पर अभी नहीं दी जानी है, ये तो गलत बोल रहा है, क्योंकि अभी देंगे अगर आप तो इसके अंदर मीजल्स मम्स रूबेला होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। द पेरेंट्स शुड डिस्कस दिस विद देयर हेल्थ केयर प्रोवाइडर एट द नेक्स्ट विजिट। तो नेक्स्ट विजिट पे उसको डिस्कस करना है। अरे भाई, अभी डिस्कस करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि वैक्सीनेशन बिल्कुल नहीं कर सकते हम। किल्ड वैक्सीन दे सकते हैं बट लाइव वैक्सीन नहीं दे सकते, श्योर है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए। दूसरी चीज, मीजल्स मम्स और रूबेला के बारे में मैंने आपको बार बार बताया है, कल भी बताया था कि मीजल्स जो है उसके अंदर स्पेशली कॉप्लिक स्पॉट देखने को मिलते हैं, जो आपका लोअर सेकंड मोलर जो टीथ होता है उसके जस्ट अपोजिट बकल म्यूकोजा पर यहां पर स्पॉट बन जाते हैं। मम्स में पैरोटिड ग्लैंड जो होती हैं उनका इन्फ्लामेशन हो जाता है, और रूबेला के अंदर हमें ट्राइड फीचर्स देखने को मिलते थे, जिसमें हमें कैटरेक्ट देखने को मिलता है, डीपनेस देखने को मिलती है, और लास्ट एंड फाइनली कार्डियक एनोमली हमें देखने को मिल सकती है, ठीक है। तो ये हमने बातें की थी। तो इसका बढ़िया आंसर जो हो सकता है वो आंसर क्या हो सकता है कि इन बच्चों के अंदर हम कीमोथेरेपी नहीं देंगे। जो बच्चे किस पर हैं अभी, किस पर हैं, इम्यूनोसप्रेस्ड हैं या फिर कॉर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी पर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 124। और 124 क्या कहता है, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 120, ए पेरेंट एंड 4 ईयर ओल्ड चाइल्ड हु रिसेंटली इमाइग्रेट फ्रॉम द कोलंबिया, कि एक 4 साल का बच्चा है जो अभी रिसेंटली माइग्रेट हुआ है। इमाइग्रेट हुआ है, कहाँ से हुआ है, कोलंबिया से आया है और पीडियाट्रिक क्लिनिक में आया। द क्लाइंट हैज ए टेम्परेचर, उसको फीवर आ रखा है 102 डिग्री फॉरेनहाइट का, इज इरिटेबल, बिल्कुल एकदम चिड़चिड़ा है, एंड हैज ए रनी नोज, और उसकी नोज जो है रनी है, मतलब बिल्कुल कॉमन कोल्ड जैसी कंडीशन लग रही है। इंस्पेक्शन रिवेल रेस, उसके अंदर रेसेज बने हुए हैं, और सेवरल स्मॉल रेड इरेगुलरली शेप्ड स्पॉट विथ ब्लू वाइट सेंटर्स इन द माउथ, ब्लू व्हाइट कलर के सेंटर्स बने हुए माउथ के अंदर। अब आप समझ गए होंगे माउथ के अंदर बना हुआ है मतलब कॉप्लिक स्पॉट दिख रहा है आपको। ये ब्लू व्हाइट कलर के क्या बने हैं, रेसे, मतलब कि क्या बना हुआ है, कॉप्लिक स्पॉट। और कॉप्लिक स्पॉट कौन सी बीमारी में हमें देखने को मिलता है, बढ़िया से पता है, अभी तो हम बात कर रहे थे। और कॉप्लिक स्पॉट जो हमें देखने को मिलता है वो हमें मीजल्स में देखने को मिलता है। और कल हमने चिकन पॉक्स और इसकी भी बात की थी कि चिकन पॉक्स जो है वो छोटी माता होती है। छोटी माता मतलब बच्चे जो है पेट पे खेलेंगे, मतलब कि यहाँ पर अब्डोमेन से जो है रेसेस बनना स्टार्ट होता है। और एक कंडीशन में जो डिस्कस की थी वो स्मॉल पॉक्स वाली डिस्कस की थी कि स्मॉल पॉक्स उसकी रूबेला की। और रूबेला में मैंने क्या डिस्कस किया था, रूबेला जब बोलोगे तो लगेगा रोना है, रोने वाली कंडीशन लगेगी। और जब आपको कराएंगे रोने वाली कंडीशन लगेगी मतलब फेस से रोएगा बच्चा। और जब फेस से रोएगा तो इसके अंदर रेशेज जो है आपको सबसे स्टार्टिंग में फेस से देखने को मिलते हैं, और फिर उसके बाद में पूरी बॉडी के अंदर वो स्प्रेड हो जाते हैं। तो ये आपका 124 क्वेश्चन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 125 आ जाता है। देखते हैं 125 क्या कह रहा है। बहुत इजी क्वेश्चन है भाई, समझने की कोशिश करना। 125 क्या कहता है देखते हैं।
कि ए हेल्थ केयर प्रोवाइडर प्रिस्क्राइब अमोक्सिसिलिन जो है इसको दी जा रही है, और अमोक्सिसिलिन कितनी देनी है इसको, 145 mg देनी है। वाई माउथ 3 टाइम डेली, और 3 टाइम देनी है दिन में, टीआईडी मतलब देनी है 3 बार देनी है आपको दिन में, फॉर ए 28 लैब टॉडलर, 28 लैब टॉडलर जो बच्चा है उसका पाउंड 28 पाउंड जो है वजन है उसका, एंड इट इज सप्लाइड एज ए सस्पेंशन ऑफ 250 mg पर 5 ml, मतलब 5 ml के अंदर 250 mg मेडिसिन आती है, आपको देनी है 145 mg। द सेट डोज इज 35 mg पर केजी 24 आवर, कि आप 24 आवर के अंदर जो वैक्सीन दे सकते हैं वो 35 mg पर केजी के हिसाब से दे सकते हो। तो हाउ मेनी मिलीग्राम विथ इन द सेट डोज लिमिट इज द डोज, कितना डोज हमें उस बच्चे को नॉर्मली देना है, ये हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। इस क्वेश्चन को बहुत इजीली हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखो, अगर मैं बात करूं कि इसको 145 mg हमें देना है, 3 टाइम देना है, तो ये तो हमारी बात आई। तो 3 टाइम देना है तो टोटल डोज कितना जाएगा, तो 145 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, 145 को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं 3 से, तो 3 से आप मल्टीप्लाई करोगे 5, ये आ जाएगा आपका 435 mg, मतलब जो डोज आपको देना है वो 435 mg देना है। ये अब आप ये देखना है कि ये स्वैप डोज है या नहीं है। अब उसे देना कितना है, देखो भाई 28 लैब का मतलब 1 केजी का मतलब होता है 2.2 लैब, 1 केजी बराबर होता है 2.2 लैब। तो हमें ये इसमें केजी निकालने, कितने केजी बना, तो 28 में 2.2 का भाग देंगे, और 2.2 का जब आप इसे जो है डिवाइड करोगे इसे, तो आपका लगभग 12.72 के आसपास आ जाएगा। तो 12.72 किलो इसका वजन है। तो 1 किलो के बच्चे को जो है 24 घंटे में हम 35 mg मेडिसिन दे सकते हैं। तो 12 किलो के बच्चे को कितने देंगे, तो 12.72 इंटू 35 कर देंगे, और ये लगभग आपका जो आएगा वो 444 पॉइंट कुछ आएगा, मतलब 445 के आसपास आ जाएगा। 445 mg हम इसको जो है दे सकते हैं, जबकि उसने लिखा कितना है, देना कितना है 435, मतलब कि इनके बीच में डिफरेंस कितना है, 9.5 mg के आसपास इसके बीच में डिफरेंस आ जाता है, मतलब कि इनके बीच में 9.5 mg का डिफरेंस आ जाता है, और ये मेडिसिन बिल्कुल एकदम सेफ है। अगर अभी भी किसी बच्चे को समझ नहीं आया हो तो मुझे कांटेक्ट कर सकता है। देखो भाई, ऐसा नहीं है कि जो मैं क्वेश्चंस पढ़ा रहा हूं उन्हीं के लिए तुम मुझे जो है कांटेक्ट कर सकते हैं, नहीं। अगर आपको इसके अलावा भी कोई क्वेश्चन समझ नहीं आता है, या किसी भी सब्जेक्ट का कोई क्वेश्चन में आपको कोई क्वेरी रहती है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, कोई थ्योरेटिकल पोर्शन है जो समझ नहीं आ रहा है, तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप हमारी टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं, और टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के लिए कुछ ज़्यादा पे नहीं करना है आपको, 299 जो है रुपीज़ आपको मात्र पे करने हैं, जिसमें आपको लगभग 40 क्वेश्चन अभी 40 पेपर जो है अभी अपलोडेड हैं, और 10 पेपर जो है आपको और अपलोड कर दिए जाएंगे। लगभग 50 पेपर्स आपको मिल जाएंगे नॉर्थ साइड से पहले। तो आप 50 पेपर बहुत होते हैं जिनका रिव्यू रेशनल आपको सब मिलेगा, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है वो क्वेश्चन नंबर आपका आ जाता है 126। ए पेरेंट कॉल द आउटपेशेंट क्लिनिक रिक्वेस्टिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट द एप्रोप्रिएट डोज ऑफ द एसिटामिनोफेन फॉर ए 16 मंथ ओल्ड चाइल्ड हु हैज साइन ऑफ द अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। एक जो बच्चा है 100 जो है उसके अंदर क्या है, 16 मंथ का बच्चा है जिसको अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन है, और उसे एसिटामिनोफेन देनी है, तो सैप डोज के लिए बात कर रहा है। द डायरेक्शन ऑन द बोतल ऑफ द एसिटामिनोफेन एलिक्सर आर 120 mg एवरी 4 आवर, क्या आप 120 mg दे सकते हैं 4 घंटे के अंदर, ठीक है। व्हेन नीड एट द टॉडलर 15 मंथ विजिट द हेल्थ केयर प्रोवाइडर प्रिस्क्राइब 150 mg, ठीक है ना। जब वो विजिट करने आया था 150 mg उसको दी गई थी। व्हाट इज द नर्स बेस्ट जो है रेस्पॉन्स टू द पेरेंट्स, आपका क्या बेस्ट रेस्पॉन्स होगा। द डोज इज क्लोज इनफ एंड इट डज नॉट रियली मैटर विच वन इज गिवन, नहीं, बिल्कुल डोज मैटर करता है भैया, ज़्यादा तो नहीं गया, कम तो नहीं गया, बिल्कुल मैटर करता है, ये तो बात गलत है। फ्रॉम योर डिस्क्रिप्शन द मेडिकेशन आर नॉट नेसेसरी, दे शुड बी अवॉइडेड एट दिस एज, बिल्कुल गलत है, अवॉइड नहीं करनी है, अगर मेडिसिन प्रिस्क्रिप्शन है तो आपको देनी है। It is appropriate to use dose based on age.
चिल्ड्रन टिपिकली हैव द वेट कंसिस्टेंट फॉर देयर एज ग्रुप, कि इसके अंदर वेट कंसिस्टेंट होता है, एज ग्रुप कंसिस्टेंट नहीं होता है भाई, इसको चेंज होता रहता है और उसके अकॉर्डिंग देनी होती है। द प्रिस्क्राइब्ड डोज ऑफ द ड्रग वाज बेस्ड ऑन द, बिल्कुल वेट पर बेस्ड होता है, जितना बच्चे का वजन होता है, जितना हाइट होता है, वेट हाइट के अकॉर्डिंग उसका जो है कैलकुलेशन करके हम मेडिसिन का डोज डिसाइड करते हैं, उस आधार पर देते हैं। दिस इज अ मोर एक्यूरेट वेट ऑफ द डिटरमाइनिंग ए थेरापेटिक डोज। जब भी किसी बच्चे के अंदर थेरापेटिक डोज को डिसाइड करना होता है कि इसके अंदर कितनी मेडिसिन जानी है, तो वेट के अकॉर्डिंग हम डिसाइड करते हैं, तो ये बढ़िया आंसर आपका हो सकता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 127। ए नर्स इज इमरजेंसी डिपार्टमेंट ऑब्जर्व लार्ज, इसके अंदर बेल्ट स्कार ऑन द बैक ऑफ द चाइल्ड। एक बच्चा है जिसको देख रही है इमरजेंसी डिपार्टमेंट के अंदर, उसकी बैक साइड पर बहुत सारे जो है रेसेस बने हुए हैं, बेल्ट के निशान बने हुए हैं, स्कार्स बने हुए हैं। हु हैज़ बीन एडमिटेड फॉर द अस्थमा अटैक, और जो बच्चा अभी जो एडमिट हुआ है फिलहाल, वो किसके लिए हुआ है? अस्थमा अटैक की वजह से उसे एडमिट किया गया है। व्हाट एडिशनल इन्फॉर्मेशन मस्ट बी इंक्लूडेड इन द नर्स असेसमेंट, नर्स असेसमेंट के अंदर उसे एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या लिखनी चाहिए? हिस्ट्री ऑफ एन इंजरी, इंजरी की हिस्ट्री, साइन ऑफ द चाइल्ड अब्यूज। अब आपको इसके अंदर बेल्ट वगैरह के निशान मिल रहे हैं, मतलब उसको पीटा गया होगा, मारा गया होगा। मारना पीटना मतलब अब्यूज के हमें केसेस देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पर हमें अब्यूज का केसेस है देखने को ऐसा लग रहा है, तो इसे हमें स्पेशली अपने नोट्स के अंदर मेंशन करना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है क्वेश्चन नंबर 128। द पेरेंट ऑफ द 2 years old चाइल्ड टेल द नर्स दैट दे आर हैविंग डिफिकल्टी डिसिप्लिनिंग देयर चाइल्ड। एक 2 साल का बच्चा है, उसके माँ बाप आते हैं और नर्स को बताते हैं कि भाई वो डिसिप्लिन नहीं मेंटेन कर पा रहे हैं बच्चे का, उनको डिसिप्लिन बच्चे का मेंटेन करने में दिक्कत हो रही है। व्हाट इज द नर्स मोस्ट एप्रोप्रिएट रेस्पॉन्स? अब आपको क्या बोलना है? दिस इज डिफिकल्ट इज दैट योर चाइल्ड इज गोइंग थ्रू राइट नाउ, कि तुम्हारा बच्चा जो है अब जिस एज में है वो बहुत डिफिकल्ट एज है, वो बहुत ज़्यादा जो है खतरनाक एज है, जिसमें उसको मैनेज करना थोड़ा सा दिक्कत भरा होता है, और ये नॉर्मल है। तो ये तो भाई गलत है। डिसिप्लिन मेंटेन करना तो एक अच्छी बात है, आपको डिसिप्लिन तो मेंटेन करना ही है, चाहे वो किसी भी एज ग्रुप में हो। तो ये तो ऑप्शन सीधा ही गलत हो जाता है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट जो ऑप्शन आता है आपका, वो बोलता है कि टेल मी मोर अबाउट द योर डिफिकल्टी, आई एम नॉट श्योर व्हाट यू मीन। अब देखो, अगर उसने बोला है कि भाई डिसिप्लिन मेंटेन, तो उसके बारे में पूछना है, उसे एलोबरेट करना है कि कौन से किस तरीके का डिसिप्लिन। तो बहुत सारा हो सकता है, वो पढ़ाई नहीं करता है, आपकी बात नहीं मानता है, वो गाली गलौज करता है, सोने का टाइम डिसाइड नहीं है, मोबाइल में बिजी रहता है, किस तरह का डिसिप्लिन मेंटेन नहीं करता है। तो बिल्कुल सही कह रहा है कि भैया उसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जो है आप एलोबरेट करें और उसके बाद में आप उससे पूछें कि भाई क्या दिक्कत है। तो ये बिल्कुल बढ़िया हो सकता है। इट इज़ इंपॉर्टेंट टू बी कंसिस्टेंट विद द टॉडलर व्हेन दे नीड द डिसिप्लिन, कि आप जो है कंसिस्टेंट हैं। इससे तो आपको ये लगा कि भाई आप इनकंसिस्टेंट हैं, आप माँ बाप को बोल रहे हैं कि आपको कंसिस्टेंट रहना है जब भी जो बच्चा है जो डिसिप्लिन को मेंटेन नहीं करे। तो इससे तो ये लग रहा है कि इनकंसिस्टेंट है। तो पहले इन्फॉर्मेशन आपको कलेक्ट करनी चाहिए पूरी तरीके से, ऐसे नहीं कह सकते किसी को ब्लेम करना हो जाएगा यहाँ। तो नेक्स्ट आ जाता है, आई कैन अंडरस्टैंड व्हाट यू मीन दिस दैट्स वाई दिस एज इज कॉल्ड द टेरिबल टूज, कि हाँ मैं समझ गया हूँ तुम्हारी बात, और ये तो बहुत ज़्यादा भयानक स्थिति है और भयानक एज है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है भाई, उसको जो है हम सुधार सकते हैं बच्चे को, बिल्कुल उसे हम एक डिसिप्लिन में रखना एक हमारा एक पेरेंट्स का एक बढ़िया रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जिसे हमें क्या करना चाहिए, प्ले करना चाहिए। तो बढ़िया आंसर यहाँ पर हो सकता है आंसर नंबर 2। क्वेश्चन नंबर आता है 129। ए 13-year-old girl tell the nurse at the pediatric clinic that she took a pregnancy test and it was positive। एक 13 साल की जो छोटी बच्ची है वो बताती है नर्स को कि भाई वो उसने प्रेगनेंसी टेस्ट किया और वो पॉजिटिव है। सी एट दैट हर ग्रैंड फादर विथ whom सी हर younger sister and her mother live has repeatedly molested her for the past 3 years। वो क्या बोल रही है कि उसके जो ग्रैंड फादर हैं जिनके साथ में वो रहती है, उसकी यंग सिस्टर रहती है, मदर रहती है, वो उसे जो है उसका अब्यूज़ कर रहे हैं, उसे 3 साल से लगातार उसके टच में है। व्हेन द नर्स आस्क द गर्ल, जब नर्स उससे पूछती है इफ़ सी हैज़ टोल्ड दिस टू एनीवन, सी रिप्लाइज यस। जब नर्स पूछती है कि तुमने किसी और को बताया, तो वो बोलती है हाँ। सी रिप्लाइज यस बट माई मदर डज नॉट बिलीव मी, कि मैंने अपनी माँ को बताया बट उसने मुझ में बिलीव नहीं किया। लीगली हु शुड द नर्स नोटिफाई, किसे नोटिफाई करना चाहिए? पुलिस को? नहीं साहब, हमारा काम पुलिस को इन्फॉर्म नहीं करना होता है, हम अपने एडमिनिस्ट्रेशन को इन्फॉर्म करते हैं। तो ये तो पहला गलत हो गया। हेल्थ केयर प्रोवाइडेड टू कन्फर्म द प्रेगनेंसी की, नहीं, जब उसने बोला है प्रेगनेंसी वगैरह बाद में हम चेक करते रहेंगे बेटा, सबसे पहले जो हमें चेक कर उसने बोला है, अगर कोई भी व्यक्ति अगर हमें अब्यूज़ के बारे में
इन्फॉर्मेशन लगे या मैंने अब्यूज जब पढ़ाया है आपको तो एक चीज बोली है कि जब भी आपको लग जाए, शक भी हो जाए, सस्पेक्ट भी अगर आपको लगे कि सस्पेक्टेशन आने पर भी हमें हमारी पहली रेस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है अब्यूज के केस में, हमें जल्दी से जल्दी अपनी हायर अथॉरिटी को इन्फॉर्म करना होता है और पेशेंट की सेफ्टी सिक्योरिटी की जो जिम्मेदारी होती है वो हमारी होती है, हमें उसे सेफ्टी में रखना है, उसका किसी भी तरह का अटैक ना हो इसके लिए। हेल्थ केयर प्रोवाइडर तो प्रेगनेंसी के लिए टेस्ट नहीं करवाना है अभी तो अगर वो बोल रही है कि अब्यूज का शिकार है तो तुरंत उसकी सेफ्टी करनी है और इन्फॉर्म करना है। चाइल्ड प्रोटेक्टिव सर्विस फॉर द इमीडिएट इंटरवेंशन, चाइल्ड जो प्रोटेक्टिव सर्विस है हमारे हॉस्पिटल की उसे तुरंत से इन्फॉर्म करें। बिल्कुल साहब, उसे तो इन्फॉर्म करना ही है। गर्ल्स मदर अबाउट द प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव रिजल्ट, तो सबसे पहले जो आपको किसी को इन्फॉर्म करना है तो वो हमारी चाइल्ड प्रोटेक्टिव जो सर्विस है हॉस्पिटल की उसे तुरंत से इन्फॉर्म करना है इमीडिएट इंटरवेंशन के लिए, उसके बाद में हम सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो बढ़िया आंसर आपका जो है आंसर नंबर 3 हो सकता है। आज का लास्ट क्वेश्चन हो सकता है आपका क्वेश्चन नंबर 130, वेयर शुड द नर्स मैनेजर प्लेस ए 5-year-old चाइल्ड एडमिटेड विद द इंजरी दैट मे बी रिलेटेड टू अब्यूज, कि एक 5 साल का बच्चा है जिसे हमने एडमिट किया है अपने हॉस्पिटल के अंदर और उसको बहुत सारी इंजरियां हैं, और वो इंजरियां क्यों हैं? अब्यूज़ की वजह से। देखो भाई, अब्यूज़ की वजह से इंजरियां हैं, उसको एडमिट कर लिया हॉस्पिटल में, तो अब हमें क्या ध्यान रखना है कि इन्हें प्राइवेट रूम में रखें उस बच्चे को, या फिर विथ एन ओल्डर फ्रेंडली चाइल्ड, कि विथ एन ओल्डर फ्रेंडली चाइल्ड की दूसरा ऐसा बच्चा जो उनसे बड़ा है थोड़ा सा और जो फ्रेंडली नेचर का है उसके साथ में रखें, या फिर विथ ए चाइल्ड ऑफ द सेम एज के बच्चे के साथ में रखें, या इन ए रूम नियर द नर्सेज डेस्क, की जो नर्सेज डेस्क के पास समीप वाला रूम है उसके पास उसमें रखें। तो देखो भाई, एक चीज़ है, सिंपल सी बात है, अगर आपने किसी भी तरह की कोई अब्यूज़ का आप शिकार है और आपने कहीं शिकायत करेंगे तो जिन लोगों की आपने शिकायत की है वो आपके बिल्कुल कट्टर हो जाएंगे, वो आपका बदला लेने की कोशिश करेंगे। ऐसा बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अब ये 5 साल का बच्चा है, अगर ये अब्यूज़ का शिकार है और अब्यूज़ हुआ है इसका, तो इसके अंदर जो है प्रॉब्लम जो क्रिएट करने वाले लोग हैं उसको परेशान कर सकते हैं। तो हमेशा लगातार ये हमारे क्लॉज जो है ऑब्जर्वेशन में होना चाहिए, 1-to-1 ऑब्जर्वेशन में रखते हैं इस बच्चे को, हमारे जस्ट हमारे सामने वाले उसमें रखते हैं इसको। तो बढ़िया आंसर ये हो सकता है, ये बच्चों के साथ में नहीं रखना है, प्राइवेट में बिल्कुल नहीं रखना है। कोई भी उस पर अटैक करे या किसी भी तरह का कोई बच्चा कदम उठाए, क्योंकि वो इमोशनली जो है एकदम डिप्रेशन में जा सकता है, तो इसलिए बढ़िया आंसर हो सकता है कि वो हमारे जस्ट सामने होना चाहिए। तो ये बढ़िया आंसर है इसका। तो आज की क्लास को हम यहीं दी एंड करते हैं और आप अपने हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच।